भारत में भी कोरोना मरीज फिर से बढ़ने पर हर राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई, जिनमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां कड़े नियमों के बावजूद कांग्रेस की पदयात्रा लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। कर्नाटक कांग्रेस ने कावेरी नदी पर बांध बनाए जाने की मांग के साथ रविवार को यह पदयात्रा शुरू की थी, लेकिन कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस की यह पदयात्रा तीसरे दिन भी जारी रही। रामनगरम से सामने आई तस्वीर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भारी भरकम भीड़ के साथ सड़कों पर नजर आए। क्या नेता और क्या उनके समर्थक, सभी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहे। ऐसा लगा जैसे किसी को भी कोरोना का डर ही न हो। रास्ते में मौजूद लोग भी नेताओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत करते दिखाई दिए। कर्नाटक में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वहां 19 जनवरी तक वीकेंड कर्फ्यू और लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लागू है। इसके अलावा रैलियां, धरनों और प्रदर्शनों पर भी रोक है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की 175 किलोमीटर लंबी पदयात्रा जारी रही, जिसमें भारी भीड़ भी मौजूद दिखी। तो वहीं कर्नाटक के दावणगेरे से भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम में कोरोना के खतरे के बावजूद भारी भीड़ जुटी, जिसमें बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य भी शामिल हुए। हालांकि राज्य में महामारी को देखते हुए कई तरह पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद धार्मिक कार्यक्रम में लोगों की भीड़ तो उमड़ी ही। बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य भी उसमें हिस्सा लेने पहुंचे, जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव भी हैं। जिसके बाद उनके समर्थकों ने जोश में आकर उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया और काफी दूर तक उसी तरह लेकर गए। इस दौरान बीजेपी नेता अपने दोनों हाथ उठाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते रहे। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोगों के बीच वहां जमकर पटाखे भी फोड़े गए। दावणगेरे के जिस होनाली इलाके में यह कार्यक्रम हुआ, वहीं से रेणुकाचार्य विधायक भी हैं। बताया गया कि इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचे थे, जो महामारी के खतरे से बेपरवाह दिखे। लेकिन दिल्ली सरकार ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजधानी के सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का फैसला किया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश दिया कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे, यानी निजी दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इससे पहले निजी दफ्तर 50% की क्षमता के साथ खुले थे, यानी आधे कर्मचारियों को दफ्तर आकर काम करने की इजाजत थी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों या जिनको छूट दी गई है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा और वो दफ्तर आकर काम कर सकते हैं। जबकि एक दिन पहले ही दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद करने के आदेश दे दिए गए थे, यानी वहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि वहां से खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी या खाना पैक कराकर ले जाने की छूट है। पुलिस वालों को कोरोना से बचाने के लिए देश में कई जगहों पर कोविड केयर सेंटर तैयार कर दिए हुए, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई, जहां 1000 से ज्यादा पुलिस वालों के कोरोना की चपेट में आने के बाद उनके इलाज के लिए अलग से कई इलाकों में कोविड केयर सेंटर बना दिए गए। ऐसा ही एक 7 मंजिला सेंटर राजधानी के शाहदरा जिले में भी तैयार किया गया, जिसमें कोरोना से जूझ रहे पुलिस वालों के लिए ऑक्सीजन बेड से लेकर आईसीयू बेड और उनके इलाज के लिए दूसरे सभी इंतजाम किए गए। यहाँ पर आईसीयू बेड है, क्योंकि ये 7 मंजिल तक है और इस 7 मंजिल में 70 बेड रखे गए हैं। बताया गया कि इसी तरह की सुविधाओं वाला एक कोविड केयर सेंटर रोहिणी इलाके में भी खोला गया, जहां पॉजिटिव होने के बाद पुलिसकर्मी और उनके घर वाले जाकर भर्ती हो सकते हैं। कुछ इसी तरह के इंतजाम मुंबई के कल्याण इलाके में भी पुलिसकर्मियों के लिए किए गए। उन पुलिस वालों के लिए जो इस संकट के समय में लगातार ड्यूटी करते हुए खुद कोरोना की जद में आ गए हैं। पुलिसकर्मियों के लिए यहाँ पर कलीना में पुलिस कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया हुआ है। वहां 2 इमारतों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया ताकि पुलिस वालों को समय पर सही इलाज मिल सके। लेकिन देश में एक बार फिर कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें पुलिस वालों की तादाद भी बढ़ती चली गई। राजधानी दिल्ली में अब तक 1000 से ज्यादा पुलिस वाले पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 298 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। उनमें एक पुलिस वाले की कोरोना ने जिंदगी भी छीन ली। कोरोना पॉजिटिव होने वाले पुलिसकर्मियों में 75 आईपीएस अधिकारी बताए गए। राज्य में बीते एक हफ्ते में 1625 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अकेले मुंबई में बीते 24 घंटे में 120 पुलिसकर्मी कोरोना की जद में आ गए। तो वहीं देश भर में 3000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवानों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक हवाई अड्डों की सुरक्षा संभालने वाली सीआईएसएफ के अब तक 1300 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दिल्ली में मौजूद सीआईएसएफ के मुख्यालय में तैनात करीब 45 लोगों को भी कोरोना होने की खबर है, जबकि सीआरपीएफ के 257 और बीएसएफ के 116 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
वहीं आईटीबीपी के 101 और सशस्त्र सीमा बल के भी 79 जवानों को कोरोना हो गया। इसके अलावा कोरोना की मार से एनएसजी और एनडीआरएफ भी नहीं बच पाई और दोनों ही फोर्स के 3-3 जवान कोरोना से बीमार पड़ गए। हालात रेलवे में भी खराब हो रहे हैं क्योंकि पश्चिम और मध्य रेलवे के 600 से ज्यादा कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेलवे ने कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लोकल ट्रेनों को सैनिटाइज करने समेत कई जरूरी कदम उठाए ताकि लोकल ट्रेनों की सेवाओं पर महामारी का असर फिर न पड़े। ऐसा पहली बार है जब ट्रेनों को हर फेरे के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। जिसकी एक तस्वीर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से सामने आई। वहां रेलवे के कर्मचारी पीठ पर केमिकल से भरा डिब्बा लादकर सबसे पहले इन ट्रेनों को चलाने वाले मोटरमैन के केबिन को सैनिटाइज करते हैं और फिर बोगियों की बारी आती है। पूरी तरह से पूरी चीजों को साफ किया जा रहा है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो प्रसार ना हो। इन ट्रेनों को सैनिटाइज करने के अलावा स्टेशन पर यात्रियों के बैठने वाली जगहों पर भी साफ सफाई का खास ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो कुर्सियां हों या टिकट काउंटर। इस काम के लिए 1-2 नहीं बल्कि कई कर्मचारियों को तैनात किया गया ताकि कम समय में जल्द से जल्द लोकल ट्रेनों और स्टेशन परिसर को सैनिटाइज किया जा सके और महामारी के खतरे से कर्मचारियों और यात्रियों को बचाया जा सके। मगर मशहूर गायिका लता मंगेशकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, जहां लता मंगेशकर की हालत स्थिर बताई गई। खबर है कि कोरोना की चपेट में आई लता मंगेशकर में हल्के लक्षण पाए गए। 92 साल की गायिका की कोरोना रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लता मंगेशकर के घर वालों ने उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया था। जबकि बिहार के मधेपुरा में 84 साल के एक बुजुर्ग को 11 बार कोरोना के टीके लगवाने का दावा करना महंगा साबित पड़ गया। ब्रह्मदेव मंडल नाम के इस बुजुर्ग के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस की एक टीम बुजुर्ग को गिरफ्तार करने उनके घर भी पहुंची। हालांकि वो तो घर पर नहीं मिले, लेकिन वहां मौजूद उनकी पत्नी ने भी बुजुर्ग के उन दावों को सही ठहरा दिया जिसमें उन्होंने शरीर का दर्द दूर होने को बार बार कोरोना के टीके लगवाने की वजह बताया था। यही दावा कुछ दिन पहले सामने आए वीडियो में 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल ने किया था। मैं चल फिरने में असमर्थ रहते, दर्द होता हुआ, दर्द मेरा खत्म हो गया है। भले ही 11 बार कोरोना के टीके लगवाने से बुजुर्ग को फायदा हुआ हो, लेकिन ये दावा उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि शुरुआती जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के नियम तोड़ने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, जिनकी तलाश में कई जगह छापेमारी भी की गई। वहीं 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति के स्नान के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार और बिहार के सभी जिलों में प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए। हरिद्वार में प्रशासन ने मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान पर पूरी तरह रोक लगा दी। बताया गया कि कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। 14 जनवरी को साल का पहला बड़ा स्नान है और देश के कई हिस्सों से हरिद्वार में सैकड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद वहां श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति नहीं मिल पाएगी। इसी तरह बिहार में भी मकर संक्रांति के दौरान नदियों के किनारे भीड़ न जुटे, इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए और सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंदिर तोड़ने के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल हो गया। बताया गया कि यह मंदिर नेशनल हाईवे की जमीन पर बना था, जिसे नगर निगम और प्रशासन की टीम ने रातों रात ढहा दिया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, उनके कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस भी पीछे नहीं रही, उसने प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठा लिया और थाने ले जाने लगी। इसके बाद तो मामला और गर्मा गया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कुछ लोग सड़क पर ही लेट गए और गाड़ियों का रास्ता रोकने लगे। फिर तो पुलिस भी सख्ती के मूड में आ गई। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हाथ और पैरों से उठाकर गाड़ियों में लादते नजर आए। जल्द ही सभी को खदेड़ दिया गया, लेकिन जल्द ही ये मुद्दा गर्मा गया और बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी। कौन अधिकारी इसमें संलिप्तता मिलती है, वो दोषी माना जाएगा। अपने आप को घिरते देख प्रशासन ने मंदिर तोड़ने के पीछे नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा दिया। नगर निगम ने इसे हटवाया है और इसे लेके कुछ लोगों में असंतोष है। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटी और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। भोपाल में 3 दिन से एक वीडियो वायरल है, जिसमें पेशे से प्रोफेसर एक महिला एक फल बेचने वाले आदमी पर भड़क गई। बताया गया कि फल बेचने वाले आदमी का ठेला सड़क पर खड़ी महिला की गाड़ी से टकरा गया था, जिसके बाद उस महिला ने हंगामा शुरू कर दिया और ठेले पर रखे फलों को उठाकर नीचे फेंकने लगी। उस महिला ने एक एक कर कई फल सड़क पर गिराए और इस दौरान वो लगातार बहस करती नजर आई। फल वाले को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने महिला को रोकने की कोशिश की तो उस महिला का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। इस दौरान कुछ लोग वहां से गुजरते दिखे, जो कुछ देर के लिए रुके तो जरूर, लेकिन किसी ने उस महिला को ऐसा करने से रोका नहीं। बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं।
3 दिन पुराना ये वीडियो वायरल होते ही प्रशासन भी एक्शन में आ गया। भोपाल के कलेक्टर ने ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया। रूस के वेरोनिच से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 12 साल की एक बच्ची अपने मुक्कों से पेड़ को धराशायी करती नजर आई। बताया गया कि यह वीडियो 2017 का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें वो बच्ची पेड़ पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती नजर आई। उसके पंच इतने जबरदस्त थे कि पेड़ के परखचे उड़ने लगे। जंगल में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रही वो बच्ची एक पेड़ के पास पहुंची और उसके तने को निशाना बनाकर पंच जड़ने लगी। उसके मुक्के इतने दमदार थे कि वो मजबूत पेड़ भी उनकी मार नहीं झेल पाया। चोट और दर्द की परवाह किए बिना वो बच्ची ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती रही। देखते ही देखते उसने पेड़ को बीच से तोड़ डाला। बताया गया कि एवनिका नाम की इस बच्ची के पिता भी बॉक्सर हैं और वो उसे रोजाना कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। मुक्के बरसाकर पेड़ को तोड़ना भी उसी का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कुलपति ने पैसे देकर यह पद हासिल किया और इसी का विरोध करने के लिए ये लोग यूनिवर्सिटी का घेराव करने निकल पड़े। लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के एक्शन में आते ही एनएसयूआई कार्यकर्ता लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर खबर ली गई। हालांकि कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी फिर मजबूती के साथ आगे बढ़े और वहां लगी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जबकि कुछ तो झंडे और डंडे लेकर बैरिकेड पर ही चढ़ गए, जिनको नीचे उतारने के लिए पुलिस ने फिर से डंडे बरसाए। मगर इस बार वो और उग्र हो गए और बताया गया कि इन लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की, मगर पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली और जल्द ही कई लोगों को हिरासत में लेकर वहां मौजूद एक बस में बैठा दिया गया। इतने पर भी वो लोग शांत नहीं पड़े और जब पुलिस उनको वहां से ले जाने लगी तो कुछ लोग उसी बस की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इनको बस से नीचे उतारने के लिए भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस प्रदर्शन की अगुवाई एनएसयूआई नेता मंजुल त्रिपाठी ने की, जिन्होंने कुलपति के साथ मौजूदा राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इनको हटाया जाए। ग्वालियर के एएसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि कोरोना निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर भी इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाएगा। इस हंगामे से पहले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ वहां एक सभा की, जबकि इस तरह की सभा और रैलियों पर कोरोना की वजह से रोक लगी हुई है। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी की शिकायत की रिसीविंग कॉपी मांगने पर पुलिस वाले का गुस्सा भड़क उठा। बताया गया कि एक लड़की सचिवालय थाने में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंची थी, जिसने शिकायत की रिसीविंग कॉपी थाने के एसएचओ सीपी गुप्ता से मांग ली। बस इसी बात पर वो पुलिस अधिकारी ऐसे बिफर गया जैसे उस लड़की ने कोई गुनाह कर दिया हो। यहां तक कि उसने शिकायत करने पहुंची लड़की को सलाखों के पीछे डालने की धमकी तक दे डाली। एसएचओ इस कदर गुस्से में तमतमा गया कि उसने अपशब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। कोई बाप के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। इस बीच कोई दूसरी पुलिस अफसर वहां पहुंच गई, जिसने उस लड़की को रिसीविंग कॉपी मिलने की पूरी प्रक्रिया समझाई। रिसीविंग चाहिए मैडम, बाहर ये तो चले गए। तो अच्छे से बोलिए। उस अधिकारी की बात लड़की को समझ आ गई, तब जाकर यह हंगामा थम सका। पंजाब पुलिस ने पठानकोट हमले के मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने का दावा किया और बताया कि शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने आतंकी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया, जो बीते साल नवंबर में पठानकोट में आर्मी कैंप पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल थे। इन आतंकियों के पास से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए, जिनमें 6 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 1 राइफल और कारतूस शामिल बताए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे और उनकी पंजाब के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश थी, जिसके लिए सभी आरोपी आईएसवाईएफ के चीफ लखबीर सिंह रोड़े के संपर्क में थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पठानकोट में 2 बार हैंड ग्रेनेड फेंकने की बात भी कबूल की।